नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की और साथ ही में हम बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनावों की, जहां देश में चुनावी गाड़ी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड आ पहुंची है। आज महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में चल रही मंथन अब खत्म हो गई है और सीट शेयरिंग पर बात लगभग तैयार हो गई है। खबरों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, देखिए बड़ी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी। महायुति में 260 सीटों पर बात सहमति जो है बन गई है, जिसमें 200 सीटों में 151 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें जो है बीजेपी के खाते में 84 सीटों पर शिवसेना यानी शिंदे गुट जो है वो चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 53 सीटों पर एनसीपी अजित पवार की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं और इसी पर खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी मनीषा जोशी मेरे साथ जुड़ रही हैं। संवाददाता मुंबई से मेरे साथ सहयोगी संभाजी नगर से बाबूलाल राठौर भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बाबूलाल आपके साथ कर रहा हूं। बताइए, सीट शेयरिंग में महायुति में लगातार सस्पेंस चल रहा था, हर किसी की नजर थी कि कब तक फाइनल होगा। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को यहां 150 से ज्यादा सीटें दी गई हैं। बताइए बाबूलाल, किस तरह से ये बात बनी है? निश्चित तौर पर लगातार जहां तक हमें पहले से जानकारी मिल रही थी कि भाजपा 150 से 160 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है महाराष्ट्र में, और हुआ भी वही 150 के लगभग भाजपा को। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार है उस लिस्ट की, उस यादी की जिसमें उम्मीदवारों के नाम होंगे, क्योंकि उम्मीदवार लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब लिस्ट जारी होगी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर से फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए महज बीच में 2 दिन का समय बचा है। और हम लगातार देखते हैं कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है उसमें जो उम्मीदवार होता है वो अच्छे मुहूर्त का इंतजार करता है कि अच्छे मुहूर्त में वो अर्ज भरे, फॉर्म भरे, ताकि उसकी जीत निश्चित हो। तो ऐसे में अब 22 अक्टूबर से फॉर्म भरना है तो उम्मीदवारों की लिस्ट को देख के जानकारी मिल सकती है, मिल रही है। हालांकि हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं की भी एक बड़ी बैठक मुंबई के किसी एक होटल में चल रही है, मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नाना पटोले और ठाकरे से संजय राउत के बीच विवाद नजर आ रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर। तो अब उसमें क्या कुछ की सुलझ बिल्कुल, चलिए लौट रहा हूं आपके पास बाबूलाल। मनीषा वहां से हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मनीषा, आप लगातार पॉलिटिकल खबरों पर नजर रख रही हैं। बताइए किस तरह से महायुति में ये जो सस्पेंस था वो खत्म हुआ है, किस तरह से बात बनी है? जब से महाराष्ट्र का जो चुनावी बिगुल बजा है तब से लगातार जो पक्ष और विपक्ष में नेताओं के बीच मीटिंगें हो रही है, बैठकें चल रही है। उसी से जुड़े आज की अगर बात बताएं तो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज महाराष्ट्र में मुंबई के जो कार्यालय है वहां पे बैठक हुई, जिसमें जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, वर्षाताई गायकवाड़ आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही अभी कुछ ही देर में जो है मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल बैठक जो है आज की जाने वाली, और शाम तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर कुछ निर्णय है जो सामने आ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर महायुति के भाजपा की बात करें तो शाम तक महायुति के भाजपा की लिस्ट जो है सीट शेयरिंग को लेकर वो सामने आ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक की यह जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी के जो आपस में ही जो पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस और यूबीटी शिवसेना, दोनों में ही मतभेद नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां चलेंगे मनीषा, महाविकास आघाड़ी की भी बात करेंगे, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए बैठक की गई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम यानी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में शामिल हुए थे। महायुति के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर 200 सीटों पर 260 सीटों पर सहमति बनी। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावे का मामला भी यहां दिखाई दिया। मतलब यह हुआ कि 28 सीटों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है।
अभी ये और भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 28 सीटें कौन कौन सी हैं जिस पर अभी सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। लेकिन इसी खबर पर हमारी संवाददाता आपको बता रहे थे कि किस तरह से अभी 28 सीटें और जिस पे बात नहीं बनी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। यहां थोड़ी महायुति जो है यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो महायुति है वो सीट शेयरिंग पर थोड़ी आगे निकल गई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सस्पेंस बरकरार है। बैठक को लेकर यहां बैठक की जा रही है। मनीषा बताइए जरा, महाविकास आघाड़ी में सीटों पर सस्पेंस चल रहा है, कहां बात अटक रही है, क्यों बात होल्ड हो रही है, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो विदर्भ की सीटें हैं उसे लेकर कांग्रेस और यूबीडी शिवसेना में मतभेद चल रहा है। कांग्रेस यूबीडी शिवसेना पर यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना पर दबाव बना रही है, जहां पर कांग्रेस विदर्भ में जो है शिवसेना जो है ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से मना किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, हम इतनी सीटें नहीं दे सकते हैं। और इसी को लेकर जो है संजय राउत ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सीटें देनी होगी। और आपस में ही महाविकास आघाड़ी में जो है नहीं बनती एक दिख रही है। बिल्कुल मनीषा, खबर यह भी मिल रही है कि विदर्भ क्षेत्र को लेकर जो है बात नहीं बन पा रही है। वहां से आदित्य ठाकरे नहीं लड़ेंगे चुनाव, कहीं ऐसी भी खबरें हैं। कांग्रेस ने दबाव में शिवसेना यूबीटी ने यह फैसला लिया है। विदर्भ को लेकर कोई स्थिति अभी क्लियर हो पाई है क्या? जी, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाई है। अभी भी मतभेद लगातार चल रहा है युवाटा शिवसेना और कांग्रेस के बीच। इसके साथ ही अगर बता दें आपको, जो रामटेक है, महाराष्ट्र के रामटेक, उस सीट को भी लेकर इन दोनों पार्टियों में मतभेद है। और वहीं अगर एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो वो अपना एक साइड हो गए हैं, यानी कि उनका किसी से कोई मतभेद नहीं है। जो भी मतभेद है वो कांग्रेस और उद्धव बालासाहेब ठाकरे। बिल्कुल सस्पेंस लगातार बरकरार है। आप मनीषा, आपके पास, बाबूलाल, आप दोनों के पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों, हम आपको बात करेंगे रीजन की। जो अलग अलग महाराष्ट्र में 6 रीजन हैं, वहां किस तरह से रीजन वाइज क्या कुछ सियासत है वो भी हमें आपको समझाना है। सीधे चलेंगे बड़ी स्क्रीन पर और बड़ी स्क्रीन से आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स, जिसमें हम तमाम रीजनों की बात करेंगे। आइए बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। ग्राफिक्स सबसे पहले बताएंगे महाराष्ट्र के 6 रीजन, वो 6 रीजन जो इस बार पूरी सियासत महाराष्ट्र की तय करेंगे। कहां कितनी सीटें हैं, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किन सीटों से सरकार जो है बनने की तरफ आगे बढ़ती है। कुल सीटें 288 सीटें आती हैं महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र में आती हैं। 70 सीटें यहां देखने को मिलती हैं। ये पश्चिम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 70 सीट महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और यह भी कहा जाता है कि सत्ता में पश्चिम महाराष्ट्र को जिसने साध लिया, लगभग सत्ता के करीब पहुंचता दिखता है। अब आती है बात विदर्भ क्षेत्र की। सबसे महत्वपूर्ण रीजन यह भी है, 62 सीट से हैं। आप देखेंगे पश्चिम महाराष्ट्र के बाद विदर्भ आता है और 62 सीटें यहां से देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है उत्तरी महाराष्ट्र। ये बड़ा दिलचस्प है, यहां से 35 सीटें आती हैं और 35 को साधना आसान नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स यहां होते हैं जिसको पार्टियां कवर करती हैं। लेकिन मराठवाड़ा उसके बाद आता है और 46 सीटें यहां से देखने को मिलती हैं। 40 सीटें बहुत दिलचस्प होती हैं। और ठाणे कोकण की हम बात करें, 39 सीटें यहां से आती हैं। और मुंबई का जो इलाका है उसमें 36 सीटें देखने को मिलती हैं। तो ये वो 6 रीजन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 6 रीजनों में जिसने इनको साध लिया, लगभग सत्ता की तरफ वो आसानी से बढ़ सकता है। अगर इसी रीजन वाइज अगर हम बात हमने की कि पिछले चुनावों में, अब ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस रीजन में कितनी सीटें जीती थी। आइए वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि पिछली बार का जो हिस्ट्री रही है, पिछली बार का जो इतिहास, किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी। टेलीविजन स्क्रीन और देखिए बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम महाराष्ट्र की। जो मैंने कहा 70 सीटें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये रीजन है, इन 70 सीटों पर जिसने विजय पाली, लगभग सत्ता के पास उसकी गाड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, यहां 17 सीटों पर जीती थी। और उसके बाद अगर बात की जाए शिवसेना शिंदे गुट की, यहां से मात्र 4 सीटें उसको मिली थी। एनसीपी अजित पवार गुट की बात की जाए तो यहां खाता भी नहीं खुला था, 0 सीटें थी। और कांग्रेस इस रीजन में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए 29 सीटें यहां से साधी थी कांग्रेस ने। एनसीपी शरद गुट की अगर हम बात करें तो 5 सीटें जीती थी। शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें यानी उद्धव गुट की, तो यहां 8 सीटें जहां से इन्होंने पाई थी और अदर्स के खाते में 1 गई थी। ये हमने आपको बताया पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटों का फॉर्मूला। सबसे महत्वपूर्ण ये 70 सीटें हैं। इसके बाद आता है विदर्भ क्षेत्र।
विदर्भ क्षेत्र में दर्शकों 62 यानी 62 सीट्स आती हैं। विदर्भ में किसके पास पिछली बार कितनी सीटें थी? सबसे पहले बात करेंगे 15 सीटें। भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। शिवसेना शिंदे गुट को 11 सीटें मिली थी। यहां से एनसीपी अजित पवार की बात की जाए तो कुल 2 सीट्स यहां से वो लेने में कामयाब हो पाए थे। कांग्रेस यहां 10 सीटों पर रही थी और एनसीपी शरद पवार की पार्टी विदर्भ क्षेत्र में बड़ा जो प्रभाव है वो रखती है, इसलिए लिहाजा 19 सीटें यहां से ले गई थी। इस रीजन की अभी तक देखिए सबसे ज्यादा पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें जो हैं आपको शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी है उसको मिली थी। 6 सीटें यहां शिवसेना को मिली, अदर्स के खाते में 5 गई। लेकिन यह भी देखना बड़ा दिलचस्प है, अदर्स विदर्भ के क्षेत्र में 5 सीटें रखते हैं और ये अदर्स को जिसने साध लिया, सत्ता जो है बहुत आसानी की तरफ वो बढ़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी महाराष्ट्र, 35 सीटें यहां से आती हैं। 35 सीटों में हम देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी रही थी, क्योंकि 20 का आंकड़ा तय 2019 के अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो 20 सीटों पर यहां उत्तरी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया था। 2 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट यहां से पीछे रहा था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी लीड नहीं मिली थी। एनसीपी अजीत पवार की बात की जाए तो 0। देखिए आप एक चीज देखेंगे कि एनसीपी जो है अजीत पवार की पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र और उत्तरी जो महाराष्ट्र है उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा यहां पर इनको जीत नहीं मिली। 0, 2 और इसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र में 0 सीटें। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर रही थी। उसके बाद हमने देखा, अब बात करेंगे 2 रीजन बचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मराठवाड़ा की 46 सीटें और ठाणे कोकर्ण की 39 सीटें। सबसे पहले मराठवाड़ा में हम देखें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास ठाणे में 11 सीटें थी। अब शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो मराठवाड़ा में यहां 4 सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा यहां से जीत नहीं मिली थी, लेकिन 12 सीटें जो हैं शिवसेना ठाणे कोकर्ण से ले गई थी। एनसीपी अजित पवार की बात करें 0 सीटें मिली थी मराठवाड़ा से। इस बार बड़ा फोकस है, वहां के नेता जो है फोकस कर रहे हैं, लेकिन 4 सीटें ठाणे कोकर्ण से एनसीपी अजित पवार की पार्टी को मिली थी। और कांग्रेस की बात करें 14 सीटें, यह बड़ा रीजन, यहां से 46 में से 14 सीटें लेके गई थी कांग्रेस और ठाणे कोकर्ण में खाता भी कांग्रेस का नहीं खुला था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार 3 सीटें ले गई थी मराठवाड़ा से, 2 सीटें ठाणे कोकर्ण से। शिवसेना यूबीटी की बात करें 15 सीटें। देखिए मराठवाड़ा पे जो हम कह रहे हैं कि ज्यादा पकड़ शिवसेना उद्धव गुट की देखने को मिलती है, 15 सीटें। क्या इस बार तब्दीली होगी, आंकड़ों में बढ़ेंगे घटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 9 सीटें थी ठाणे कोकर्ण में और अदर्स में बहुत ज्यादा नहीं थी, 2 सीटें यहां थी मराठवाड़ा में और ठाणे कोकर्ण में आप देखेंगे तो 1 सीटें थी। ये वो 6 रीजन है महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जहां सीट्स 2019 में हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन आगे चलेंगे तो जातिगत कास्ट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी दिखाएंगे। 19 में कौन से क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, लेकिन कास्ट फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। किस सीटों पर कितनी जातिगत वोटर्स हैं, ये समीकरण समझाने के लिए ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं। सीधे आपको दिखाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और जातिगत फैक्टर किस तरह से असर डालते हैं इन चुनावों में वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले चलेंगे बड़ी स्क्रीन पर और जातिगत जो फैक्टर्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां रहते हैं। महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण क्या कहता है। ओबीसी सबसे पहले आते हैं 34% ओबीसी आते हैं। सामान्य की बात की जाए 32.4% आते हैं, यानी सबसे बड़ी कम्युनिटी ओबीसी आती है महाराष्ट्र में। इसी को साधने की एक बड़ी कवायद तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। सामान्य आती है 32%। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी आती है 11.81%। तो वहीं मुस्लिमों को देखें तो 11.54% आते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी आती है 9.35%। तो अन्य जो जातियां हैं वो 0.90% आती हैं। यानी ये कास्ट जो फैक्टर है ओबीसी, सामान्य, अनुसूचित जाति और मुस्लिम, ये और अनुसूचित जनजाति, इनको जिसने साध लिया वो लगभग आसानी से सत्ता की चाबी के पास पहुंच जाता है। चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी, मनीषा भी जुड़ी हैं, बाबूलाल राठौर मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे पवन डोंगरे साहब भी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। उससे पहले शैलेश पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, मुझे ज्वाइन कर लिया। शैलेश जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं सीट शेयरिंग पर। जो आपकी एमबीए है, जो महायुति की गठबंधन है, उसने लगभग अब यहां बात फिक्स कर ली है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं। 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, बाकी आपने दोनों को दिया है। यहां से कितनी कॉन्फिडेंट नजर आता है आपका गठबंधन? जी बिल्कुल विकास जी, देखिए महायुति का गठबंधन पूरी तरह से
एक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हम नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और महायुति में हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेताओं में भी तालमेल है। और बड़े तालमेल के साथ हम महाराष्ट्र के विकास के लिए, हम हिंदुत्व के लिए और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विश्व गुरु बनाने और 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के और महाराष्ट्र के 100% विकास और महाराष्ट्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन राज्य बनाने के लिए, क्योंकि हमको देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, इस मार्ग पर हम महाराष्ट्र ही है जो देश का नेतृत्व करेगा, देश का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाना अत्यावश्यक है। इसके लिए हम तीनों पार्टियां मिलजुल कर, देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, अजित पवार जी हो, बराबर आपसी तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा चल रहा है और सारी चीजें हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार वो चूक नहीं करेगी जो लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव जो कांग्रेस ने संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और अन्य फेक नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाई थी। अब उन अफवाह का जो जाल बुना था कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस ने, वो महाराष्ट्र की जनता से दूर हो चुका है। अब महाराष्ट्र की जनता लौट रहा हूं आपके पास। महाराष्ट्र की जनता, बाबूलाल मेरे वहां से सहयोगी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जरा बताइए, अभी हमने जो 6 अलग अलग अंचलों की बात की, चाहे मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, इन सेक्टर्स में किस तरह से चुनौतियां रहेंगी, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे आपको ग्राउंड पे नजर आते हैं? बाबूलाल, देखिए, जिस तरह से अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था, बताया था कि मराठवाड़े में 19 के अंदर उद्धव ठाकरे का ज्यादा प्रभाव था, उनकी सीटें ज्यादा थी। लेकिन आपको बता दो कि तब उद्धव ठाकरे के साथ में भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। इस बार उद्धव ठाकरे की अलग से पार्टी है महाविकास आघाड़ी में और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग है। तो आमने सामने टक्कर शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी है। तो इस समय चुनौती बड़ी है कि ठाकरे गठ के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि मराठवाड़े के नांदेड़ में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसमें एक सीट है सांसद की उपचुनाव होने वाले लोकसभा का। तो उसमें जो सांसद थे कांग्रेस की, उनका देहांत हो चुका है। उसके बाद वहां पर जो है उपचुनाव भी है, तो उसके लिए भी मंथन चल रहा है। तो वहां पर भी अभी कौन उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी पार्टियों देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में सस्पेंस खत्म हो गया है, महाविकास आघाड़ी इसमें पीछे चल रही है, लेकिन देखना होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर। मनीषा, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जो इस बार हमने जातिगत फैक्टर की बात की है, तो इस बार कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, महाविकास आघाड़ी या महायुति? और इस बार कास्ट फैक्टर के साथ साथ मुद्दे कौन से आपको नजर आ रहे हैं, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा, शायद आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए शैलेश जी, आपके पास आ रहा हूं। महाविकास आघाड़ी के नेता हम देख रहे हैं कि महायुति पर कई आरोप लगा रहे हैं कि इस बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि लोकसभा में उनके पास ज्यादा सीटें गई हैं। हालांकि हरियाणा में अभी जो परिणाम आए उसके बाद आपका जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही होगी। लेकिन किस तरह से रिकवर करेंगे जो लोकसभा में आपके पास कम सीटें रही थी और अब विधानसभा? देखिए विकास जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस के द्वारा जो फेक नैरेटिव तैयार किया गया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आदि आदि, वो सारे फेक नैरेटिव्स अब महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता ने समझ लिया कि ये झूठ बोला गया, झूठ बोल गया। क्योंकि आरक्षण और संविधान के खिलाफ सबसे ज्यादा कुकृत्य क्या अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये जनता अभी समझ गई है उस चीज को और उसी का परिणाम हरियाणा में जनता ने प्रदर्शन करके दिखाया है। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लाया है, जिसके माध्यम से 1,60,00,000 से ज्यादा माताओं के बैंक में आज पैसे पहुंचे हैं, उनकी समृद्धि हुई है, उनका आत्मनिर्भरता बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उसके साथ
साथ ही चाहे वार्ड 1 बंदरगाह का विषय हो, चाहे जी। अटल सेतु का विषय हो, चाहे कोस्टल रोड का विषय हो, चाहे मेट्रो का जाल बिछाना है मुंबई के अंदर वो विषय, विदर्भ में आप देखेंगे अमरावती वस्त्र उद्योग पार्क रहा हो, वर्धा में पार्क रहा हो, आज पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, बिल्कुल खानदेश बिल्कुल, हो, ये देखना मुंबई हो, दिलचस्प होगा। ये तमाम हर बड़े जगह मुद्दे हैं जो आपकी विकास- पार्टी इस बार लेकर जा रही है, लेकिन विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों पर जनता कितना एतबार करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। शैलेश जी, आज मेरे पास समय फिलहाल इतना ही था, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीषा और बाबूलाल, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में आपने हर एक अपडेट देखा, लेकिन झारखंड में एनडीए गठबंधन के बाद अब कांग्रेस महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर लगभग बात बन गई है। महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों की। तो झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, और चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी को बदल दिया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले झारखंड के नए डीजीपी अजय सिंह को बना दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने 3 महीने पहले ही पद से इनको हटाया था, और ये बड़ी खबर कि आयोग ने अजय सिंह को दोबारा डीजीपी बनाया है। इससे पहले आपको खबर ये भी बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी दिया गया था सरकार को हटाने का, और उसके बाद चुनाव आयोग ने झारखंड का डीजीपी यानी झारखंड के जो डीजीपी हैं वो बदल दिए हैं। अजय सिंह नए डीजीपी बना दिए गए। खबर को विस्तार देंगे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश खत्री वहां से जुड़ गए। मुकेश, बताइए, चुनाव आयोग की तरफ से सरकार से कहा गया था, लेकिन अजय सिंह अब नए डीजीपी बना दिए गए हैं, ये फैसला किस तरह से देखते हैं आप मुकेश? आप ऐसे समझिए कि झारखंड सरकार जिस उम्मीद से राज्य के सबसे ऊंचे पायदान में प्रशासनिक अधिकारी को बदली थी चुनाव से 3 महीना पहले, कि आने वाले चुनाव में उनको कुछ समर्थन मिले, लेकिन बीजेपी जो यहाँ पर है वो लगातार आयोग से शिकायत कर रही थी कि राज्य की जो डीजीपी हैं उनको यूपीएससी के द्वारा इनको फाइनल किया जाता है डीजीपी का पद, और ऐसे में राज्य सरकार ने इसकी अनदेखी करते हुए स्वतः अपने से उच्च अधिकारी अजय सिंह, जिसको यूपीएससी द्वारा वहां बैठाया गया था, उनको हटाकर और अपने द्वारा किसी और को बनाया गया, जिस पर काफी शिकायतें भी मिल रही थी। इसी बात को लेकर अनुराग गुप्ता के खिलाफ जो है बीजेपी जो है चुनाव आयोग गई थी, जिस पर फिर चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान लिया और आज डीजीपी को बदल दिया गया है। जो 3 महीना पहले अजय कुमार सिंह, जो पहले भी डीजीपी हुआ करते थे झारखंड का, उनको दोबारा से डीजीपी का प्रभार दे दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सरकार की जो प्रवर्तित सरकार झारखंड में थी उसको एक वर्तमान सरकार को एक बड़ी झटका भी लगा होगा, और जिस तरह से चुनाव में लगातार धांधली के आरोप आए हैं और जिस तरह से जो 81 विधानसभा चुनाव 2 चरणों में जो होने वाले हैं उसको लेकर प्रशासनिक का काफी महत्व रह जाता है, क्योंकि झारखंड जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ जो वोटिंग क्षेत्र है वो काफी सुदूर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 8,500 बूथ है उसमें से सिर्फ मात्र 1500 बूथ है जो अर्बन में है, बाकी सभी जो है रूरल इलाका में है, और रूरल भी ऐसे कि हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ऐसे में जो बूथ है वो काफी ऊंचाई पर और काफी दूर पर है। तो ऐसे में उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ लोकल चुनौती जो नक्सलिज्म का है वो काफी देखने को मिलता था। ऐसे में चुनाव आयोग को सफल चुनाव कराने के लिए ऐसे में काफी मजबूत जरूरत भी थी प्रशासनिक की, और ऐसे में ये पहल जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे मैं बता दूं आपको कि झारखंड की जो आज INDI गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के अब जो है फॉर्मूला तय हो गए हैं गठबंधन का। झारखंड में दोनों ही चुनाव जो है अब गठबंधन के तहत लड़ेंगे। आज INDI गठबंधन के लिए बिल्कुल मुकेश, इस खबर पर हम चलेंगे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन लौटूंगा आपके पास। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि डीजीपी को बदल दिया गया है। वहीं झारखंड में एनडीए गठबंधन के बाद अब कांग्रेस महागठबंधन में भी जहां सीट शेयरिंग पर बात बनी है, तो एनडीए गठबंधन में क्या कुछ फिक्स हुआ है, चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनी। आइए, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो गया है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर 70 यहां सीटों पर बात हुई है, और अन्य अगर अन्य की बात की जाए तो 11 सीटों पर यह फॉर्मूला जो है इंडिया गठबंधन का तैयार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो 70 और 11 ये फॉर्मूला है, ये इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो चलिए कुछ और ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे कि वहां किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया गया है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यह फॉर्मूला तैयार किया है, तो वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड में बात बन गई है।
सबसे पहले मुकेश आपके पास आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन की अगर हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो किस तरह से भी वहां चर्चाएं चल रही हैं, कितना तैयार है इंडिया गठबंधन इस समय झारखंड में, बताइए। देखिए बिल्कुल झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो सुगबुगाहट है वो ऐसे समझा जाए कि यहाँ पर जो राजनीति चल रही है पहले आप की राजनीति चल रही है। पहले इंडिया गठबंधन ने पहले कहा था कि वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन उसने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। और जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने भी कहा, पर उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से पहले कल एनडीए गठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग की को सामने लाया था, और उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार से झारखंड आए हुए थे, और आज राहुल गांधी भी आए हुए हैं। कल उनके प्रभारी जो मीर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के। तो इन सब की बैठक के बाद ये तय हुआ कि जो 81 विधानसभा का क्षेत्र है उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेगा, जिसमें 70 जो सीटें हैं बिल्कुल। वो चलिए मुकेश, नजर बना के रखिए। ठीक 5 बजे हम हर दिन झारखंड की हर एक बड़ी सियासी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आज सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक का हर अपडेट हमने आपको दिया है। सबसे पहले किस तरह से पॉलिटिकल अपडेट हो रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे ठीक 5 बजे सत्ता के महासंग्राम में। महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड की कुछ और चुनावी बड़ी सियासी खबरों को लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।